जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा, जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर, जिसमें से जो बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है बिट्टू झा सर के द्वारा। इसमें से आज हम लोग देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि पौधे तथा मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय। ये चैप्टर नंबर 11। इसमें आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व देखेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेके 10 तक के सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व डाल दिए। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए तो वहाँ पे आप देखिए ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके 3rd एडिशन का जो बुक आया है उसका भी हम लोग बारीकी से एक एक चैप्टर मतलब एक एक सेट कर रहे हैं। और उसके बाद और भी उसमें आप देख सकते हैं तो बहुत सारा ऐसा है जिसमें हम लोग किरण पब्लिकेशन का, एडिटोरिया का, सबका एक एक सेट का ऑब्जेक्टिव का सबका वीडियो डालें। दोस्तों, बता दें से जिन बच्चों का शौक रहता है सम ज्ञान बिंदु से पढ़े दरोगा की, ये स्पेशल दरोगा नहीं, ये दरोगा के लिए नहीं है। इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम को आप दीजिए, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए, इसमें से इसी से प्रश्न आएंगे, इससे किसी में से प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्ज़ाम में बायोलॉजी जो सब्जेक्ट जो एक होता है ये अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसमें से आप हम बता दें वैसे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो तो बायोलॉजी का तो ज्ञान बिंदु का तो बाहर से तो ये ले लेते हैं, ठीक है, नोट्स तो ले लेते हैं लेकिन नोट्स में आंसर नहीं रहता है, ठीक है। तो वैसे दोस्त को शेयर कर दीजिए। अगर आप नोट्स नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं भी लेते हैं, तो सिर्फ ये वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए। ये जो सेशन चलते आ रहा है इसको आप पूरा कंप्लीट देखिए, शुरू से देखते आइए। चैप्टर नंबर 1 से देखिए और ये 11 आगे जैसे सब सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे ही मैं चैप्टर 12 का भी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो किसी भी कंपटीशन का तैयारी करता है, उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद आपका कोई भी एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब प्रश्न ऐसा सही ढंग से भी हमारे बिट्टू सर जो सजाए हुए हैं, क्रमबद्ध से दिए हुए हैं, जो काफ़ी मस्त है। आपको बारीकी से आपको समझ में आते जाएगा क्या है नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों। और बता दें इसमें 200 प्लस प्रश्न है, ठीक है। तो ये वीडियो के लास्ट तक बनिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थोड़ा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी रात के देखिएगा तो अभी 1:30 बज रहा है, ठीक है। 1:30 बजे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में लाइक करें, और आपको और क्या चाहिए और वीडियो में और हम क्या डालें क्या करें, तो ये कमेंट आप अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों कि इसमें टोटल 200 प्लस प्रश्न है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहे और ये वीडियो को थोड़ा देखिए, और साथ में देखने के साथ साथ इसमें जो भी इससे जुड़े जो भी फैक्ट्स है वो भी आपको हम बताते चलेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है उत्सर्जन भी है, नहीं सॉरी, उत्सर्जन नहीं होगा। मानव शरीर के तंत्रिका तथा हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। ये नियंत्रण और समन्वयन होगा, समन्वयन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है, तो ये तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, पौधे में निम्नलिखित में किसका अभाव पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रासायनिक नियंत्रण का, और पाया जाता है तंत्रिका तंत्र का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा सी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो इसे अनुवर्तनी गति कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवर्तनी कहते हैं। जड़ होता है, तो जड़
क्या होता है, तो ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती भी होता है, घनात्मक जलानुवर्ती भी होता है और घनात्मक गुरुत्वावर्तनी होता है, यानी कि इनमें से सभी। यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे सभी होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है, सभी होगा। आगे देखेंगे, मटर, कद्दू और कई अन्य पौधे के तंतु किसी ठोस सहारे के संपर्क में आते ही तेजी से वृद्धि कर उससे लिपट जाते हैं। यह किस प्रकार की गति को दर्शाता है, तो ये स्पर्शनानुवर्ती को, ठीक है, इसमें कह रहा है कि से मटर, कद्दू जैसे ये पौधे हैं जो ऊपर चढ़ने के लिए किसी ठोस का सहारा ले लेता है, ठीक है, तो ये स्पर्शनानुवर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधे के तने में किस प्रकार की वृद्धि होती है, तो पौधे के तने में हो जाएगा घनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ऋणात्मक गुरुत्वावर्तनी होता है, और यहाँ पे थोड़ा ये सही कर लीजिएगा, ये घनात्मक नहीं होगा, ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। ऋणात्मक जलानुवर्ती तब हो जाएगा इसमें से सभी, ठीक है। तो ये घनात्मक नहीं, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसको आप सही कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, फूलों का प्रकाश की उपस्थिति से खिल जाना और रात में बंद हो जाना किस प्रकार की गति को दर्शाता है, तो ये प्रकाशानुकुंचन को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशानुकुंचन को। अगला देखेंगे, पौधे में वृद्धि होती है कभी कभार, रुक कर या जीवन पर्यंत, तो ये जीवन पर्यंत होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है, तो पौधे में वृद्धि नियंत्रण अनियमित परिवर्तन से होती है, बिल्कुल, तो ये सही है। अगला देखेंगे, पौधे में वृद्धि नियंत्रण नियमित परिवर्तन से होती है, पौधे में वृद्धि नियमित परिवर्तन से होती है, जी नहीं होती है, ये नियंत्रण नियमित से नहीं होगा, नहीं तो ये बढ़ते ये चल जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, पौधे में वृद्धि का ग्राफ इस आकार का होता है, जी बिल्कुल होता है, तो इसका हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर इस आकार का वक्र बनता है, इस वक्र को क्या कहते हैं, तो सिग्माइड वक्र कहते हैं, क्या कहते हैं, सिग्माइड वक्र कहते हैं। एस यहाँ भी आ रहा है, एस यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, पौधे में वृद्धि गति जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, छुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है, तो छुई मुई के पत्तों में ये जैसे ये तो कंपानुकुंचन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर इसी की जगह पे अगर कंपानुकुंचन नहीं रह के स्पर्शनानुकुंचन होगा तो वो भी हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कंपानुकुंचन के साथ साथ स्पर्शनानुकुंचन भी हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां क्यों मुरझा जाती हैं, तो ये मुरझा जाती है, पर्णाधार की स्थिति दाब बदल जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रहो जिसे तना कहा जाता है, प्रहो का मुड़ जाना क्या कहलाता है, तो ये हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें, सूरजमुखी के सौर क्रेटिंग सूर्य की दिशा में विचलन को क्या कहा जाता है, तो ये सूर्य उर्वर्तन कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी आधार के चारों ओर मटर के परातन का लिपटना उदाहरण है किसका, तो ये स्पर्शनानुवर्तन का, ध्यान में रखिएगा, ये
छुई मुई का पौधा भी जो होता है ना इसी के कारण होता है, नहीं छुई मुई का पौधा जो होता है वो स्पर्शनानुकुंचन के कारण होता है। ठीक है, आगे देखेंगे बढ़ा उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होना चलन लोकोमोशन को क्या कहते हैं? तो अनुचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचलन। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सन ड्यू तथा विंस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधे में गति होती है, तो ये स्पर्शनानुकुंचन, ठीक है, ये होता है छुई मुई में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जड़े घनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है तो अधिकांश होती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पौधे के किसी भाग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को घनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जियोट्रॉपिजन क्या है? तो जियोट्रॉपिजन है गुरुत्वाकर्षण का प्रतिक्रिया के रूप में पौधे में वृद्धि करना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये लगाया था F.W. वेंट ने। कौन लगाया था? F.W. वेंट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे पौधे में होने वाली वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो पौधे में होने वाली वृद्धि से इसका कोशिका विभाजन सही है, कोशिका दीर्घन भी हो जाएगा और कोशिका विभेदन भी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे ऑक्सीजन हार्मोन का अत्यधिक निर्माण किस भाग में होता है? तो ऑक्सीजन हार्मोन का अत्यधिक, तो ये प्ररोग जिसे तना कहते हैं, ठीक है, प्ररोग के विभाजक क्षेत्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर ऑक्सीजन का वियोजन सबसे पहले किसने किया था? तो ये सॉल्केविस्की ने किया था। कौन किया था? सॉल्केविस्की ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सुई के प्रकाश की ओर झुक जाता है, तो वो है ऑक्सीजन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो तने के शीर्ष भाग में ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सही है? तो इनमें से तने के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि अधिक होती है, सही है। अगला देखेंगे जड़ की जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि कम होती है, बिल्कुल, तो इसका हो जाएगा ए तथा दो दोनों सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो पादप हार्मोन कहलाता है, बिल्कुल। उसके बाद पारा हार्मोन भी कहलाता है, वृद्धि नियंत्रण पदार्थ भी कहलाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, बिल्कुल होती है। या पत्तियां को विगलन से रोकता है, बिल्कुल। या खरपतवार को नष्ट कर देता है, बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है? तो ये 2,4-D नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे ऑक्सीजन जिसका द्विबीजपत्री घास को मारने में तीव्र गति का प्रयोग करता है, तो ये 2,4-D करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही।
आगे देखें ऑक्सीजन का अत्यधिक निर्माण होता है, तो ये ऑक्सीजन का अत्यधिक ये प्रारूप में होता है, यानी कि तना में। ये पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है। तो ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य हो जाएगा इसमें पादप ऊतकों एवं अंगों के आकार का बढ़ना, सही है। विगलन परत का निर्माण करना, जड़ों का निर्माण करना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखेंगे यदि एक शाखा कॉलम ऑक्सीजन द्वारा उपचारित होती है तो क्या होता है। तो कैलस निर्मित होता है। क्या होता है? कैलस निर्मित होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि होता है। तो ये ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है। तो ये फेनॉक्सिम एसिटिक एसिड, जिसको 2,4-D कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पौधे में कोशिका दीर्घन हेतु जिम्मेदार होता है। तो ये होता है ऑक्सीजन भी और जिबरेलिन्स भी होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे दोनों दिया हुआ था इसका दोनों हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिवेशक फल, बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखें इंडोल एसिटिक अम्ल, जिसको IAA कहा जाता है, यानी कि इंडोल प्रारूपिक अम्ल, इंडोल इंडोल एसीटोनाइडल क्या है। तो ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है। क्या है? ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में कौन संश्लेषित ऑक्सीजन है। तो ये संश्लेषित ऑक्सीजन ये 2,4-D है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सही है। तो पहला देखेंगे कौन इनमें से सही है। तो नींबू, अंगूर, संतरा, केला आदि फल को बीज रहित बनाने में ऑक्सीजन उपयोगी होता है। बिल्कुल होता है, ये सही है। उसके बाद सेब, नाशपाती, टमाटर फलों को बीज रहित बनाने में ऑक्सीजन की तुलना जिब्रेलिन अधिक प्रयोगी होता है। जी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रकाशनोवर्ती संचलन किस हार्मोन के द्वारा संचित होता है। तो ये ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं। तो ये जिब्रेलिन कवक से निकाले जाते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस हार्मोन की सहायता से विविध आकार के फलों एवं फूलों के उत्पादन किया जाता है। तो ये जिब्रेलिन्स के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें सर्वप्रथम जिब्रेला फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम कवक में जिब्रेलिन्स हार्मोन को किसने खोज किया। तो ये खोज किया था याबूता एवं सुमुकी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुपित भंग कर उसे अंकुरन के लिए प्रेरित करता है। तो ये जिब्रेलिन करता है। तो कौन? जिब्रेलिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुपित भंग को उससे अंकुरन के लिए प्रेरित करता है? तो ये जिब्रेलिन हो जाएगा, जिब्रेलिन्स हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, जिब्रेलिन्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है? तो ये साइटोकाइनिन। कौन है? साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधे में पाए जाने वाला कार्बनिक रासायनिक पदार्थ कौन सा है जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन एवं कोशिका द्रव्य में विभाजन में सहायता करता है? तो ये साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी रहती है? तो ये साइटोकाइनिन के ही कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन है? तो ये साइटोकाइनिन ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बीज रहित अंकुरन के समय किसके द्वारा संचित भोजन गतिशील होता है? तो ये जिब्रेलिन के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें, पुष्पीकरण से तुरंत पहले पर्व में वृद्धि अर्थात बुलेटिंग दर्शाता है? तो ये जिब्रेलिन्स दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें, पुष्पन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये बसंतीकरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हार्मोन जो बसंतीकरण की आवश्यकता को बदलता है वह है जिब्रेलिन्स है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जिब्रेलिन का प्रभाव नहीं है? तो ये प्रसुप्ति निष्क्रियता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, नारियल पानी में मुख्यतः पाया जाता है? तो ये साइटोकाइनिन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से अनुवांशिकता बौने पौधे को लंबा बनाया जा सकता है? तो ये ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है? तो ये जिब्रेलिन्स करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिखर प्रभुत्व एपिकल डोमिनेंस के प्रभाव को निम्न में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो ये IAA, जिसको ऑक्सीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये एब्सिसिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहते हैं? तनाव हार्मोन एब्सिसिक अम्ल को कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंगक एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण करता है? तो ये हरित लावक करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे में वृद्धि का समदमन करता है? तो ABA करता है। कौन करता है? ABA। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, एब्सिसिक अम्ल किसका नियंत्रण करता है? तो ये पतझड़ और प्रसुप्तता का करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अधिकतम परिस्थितियों में ABA किस रूप में कार्य करता है? तो ये जिब्रेलिन का प्रतिद्वंदी करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे,
आपको कृत्रिम संवर्धन में विभेदन के लिए पौधे का उत्तक दिया गया, तो आप इनमें से कौन सा हार्मोन के जोड़े को विशेष और मूल दोनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग करेंगे? तो इसको IAA और जिबरेलिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो ये एथिलीन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एथिलीन। आगे देखेंगे, एथिलीन गैस पौधे में, तो ये फलों को परिपक्व होने की क्रिया को तेजी करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, पौधे में गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? तो ये एथिलीन है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है? तो ये एथिलीन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा हार्मोन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑक्सिन वृद्धि के लिए सही है, जिब्रेलिया फ्यूरेसिस कवक होता है, सही है, साइटोकाइनिन हेरिंग शुक्राणु DNA है, सही है। जब ये सब सही है तो यही गलती होगा, ABA, ये पुष्प हार्मोन नहीं है, ये वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, तो गलत पूछ रहा तो यही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये पुष्प हार्मोन नहीं, ये वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, आगे देखेंगे, हार्मोन में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचय क्रिया को प्रभावित एवं नियंत्रण करता है, सही है। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं, सही है। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, सही। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, पौधे में पाए जाने वाला कौन सा वर्णक लाल और सुंदर लाल प्रकाश संश्लेषण करता है? तो ये फाइटोक्रोम करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, पौधे में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन फ्लोरिजोन बनाने में सहायता करता है, तो ये वर्नेलिन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? इसमें से कौन सा सही है? तो देखेंगे इसमें से कौन सा सही है। तो कम तापमान आधारित पुष्पासन की क्रिया को वसंतीकरण कहते हैं, सही है। पौधे में फूल बनाने की क्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है, जिसे दीप्तकालित कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? ऐसे इनमें से कौन सही है? ठीक है, तो आप देखेंगे, इसे मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, सही है। पौधे में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यानी कि जो सही नहीं होगा वही गलती हो जाएगा। हार्मोन की उत्पत्ति अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है, ये सही है। अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी सही है। हार्मोन रक्त में घुलकर पूरे शरीर में परिवहित होती है, ये भी सही है। सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित होता है, जी नहीं, ये गलत है। गलत ही ढूंढना था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित नहीं होती है? मस्तिष्क में नहीं होती है, तो पीयूष होता है, हाइपोथैलेमस होता है। आगे देखेंगे, आगे क्या है? आगे पिनियल भी होता है, थायराइड नहीं होता, ये गले में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रण करने के लिए रिलीज फैक्टर तथा इनहिबिटरी फैक्टर का निर्माण करता है, तो ये हाइपोथैलेमस करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, पीयूष ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? और जो सही नहीं होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह पहला, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बिल्कुल सही है। यह मानव शरीर की क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है।
दूसरा का है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद इस ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एडिनर, वृषण और अंडाशय में हार्मोन के निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करता है। जी बिल्कुल करता है, सही है। उसके बाद इस ग्रंथि से एकमात्र हार्मोन वृद्धि जी नहीं, इससे एक हार्मोन नहीं, इससे कई सारे हार्मोन निकलते हैं, स्राव होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा। गलत ढूंढना था तो यही हो जाएगा, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतस्रावी ग्रंथि को कार्य नियंत्रित करता है। तो ये पीयूष ग्रंथि करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न देखेंगे वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। तो ये पीयूष से होता है, पीयूष ग्रंथि से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन से अंतस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। तो ये पाराथायराइड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि होती है, बिल्कुल होती है, तो ये सही है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि होती, ये भी सही है, ये गला में पाया जाता है। उसके बाद अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, जी बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखें थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन कौन है। तो TSH। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो पहला देखेंगे पीयूष ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, ये भी सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। आगे देखेंगे मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है। तो ये पीयूष ग्रंथि होती है। आगे देखेंगे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन है। तो ये पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। आगे देखेंगे पीयूष ग्रंथि अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये शरीर का संतुलित विकास होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए मस्तिष्क मेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित ग्रंथि है। तो ये पीयूष है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अंतस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है थॉमस एडिसन को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करने से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये वयस्क में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव से एक्रोग्लिमिक रोग होता है, जी नहीं, ये गलत है। आगे देखें वयस्क में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव से साइमन रोग होता है, जी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 और नहीं तो 2। आगे देखेंगे वक्र नलिका में मंत्र की सांद्रता नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो ये हार्मोन है वेसोप्रेसिन। क्या है, वेसोप्रेसिन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या है, जन्म हार्मोन है, बिल्कुल। दूध निष्कासन हार्मोन है, बिल्कुल। और आलिंगन या प्रेम हार्मोन भी इसी को कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में दूध स्राव को उत्प्रेरित करता है। तो ये
प्रोलैक्टिन करता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पीयूष ग्रंथि के किस भाग से जुड़ी रहती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है, तो ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें किस अंतस्रावी ग्रंथि को हार्मोन बनाने हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो ये थायराइड की। तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें निम्न में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि गले में स्थित होता है, तो ये गले में ये अपटूट ग्रंथि भी होता है और परा अपटूट भी होता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। आगे देखेंगे निम्न कथनों पर निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का कार्यप्रणाली प्रभावित होने पर मिक्सिडिमिया रोग होता है, तो ये थायराइड होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ग्रेव रोग क्या है, तो ये अधिक उपापचय के कारण उत्पन्न रोग होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उग जाने के क्या कारण होते हैं, तो ये हार्मोन के कारण होते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या विचार करना है। निम्नलिखित से विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो देखना है पहला महिला में पुरुषेचित लक्षणों का विकास होना ब्रिजीरियम कहलाता है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद पुरुषों में महिला जैसे लक्षण को प्रकट होना गाइनोकोमिस्टिया कहलाता है जी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक तथा दो दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ी का नियमन करके सोने जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये पिनियल ग्रंथि करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे थाइमस ग्रंथि संबंधित है, थाइमस तो ये लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे LH तथा FSH किस प्रकार का हार्मोन है, तो ये गांडोट्रोपिक हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दोनों बाह्य स्रावी और अंतस्रावी के रूप में व्यवहार करता है, तो ये पीयूष करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीयूष। आगे देखिए मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि जोड़ों के रूप में नहीं पाई जाती है, तो ये पीयूष ग्रंथि नहीं पाई जाती जोड़ों के रूप में। तो इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा सही। आगे देखिए थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है जो उपापचय दर को नियंत्रित करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए निषेचित हार्मोन के इमनलांटेनस के लिए सहायक हार्मोन कौन सा है, तो ये है प्रोजेस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कॉपर्स ल्यूटीमियम क्या स्रावित करता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ग्रेफियन फॉलिकल क्या स्रावित करता है, तो एस्ट्रोजेन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो क्या कहलाता है, तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन का उदाहरण है, तो इसका है कैल्सिटोनिन पाराथार्मोन, ये भी हो जाएगा। इंसुलिन ग्लूकागॉन भी हो जाएगा। गैस्ट्रिन एंट्रोगेस्टोन भी हो जाएगा, और इनमें से सभी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे एपिनेफ्रिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल तथा नॉन एड्रिनल हार्मोन है, तो ये आपातकालीन हार्मोन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखें रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, तो ये एड्रिनल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे एडिशन की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होते हैं, तो ये एल्डोस्टेरोन के कारण।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित कर घाव भरने में मदद करता है? तो ये सोमेटोस्टिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही? पहला देखिए, इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव डायबिटीज मेलाइटिस रोग हो जाता है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद वैसोप्रेसिन की अल्पस्राव से उत्पन्न होने वाला रोग डायबिटीज इंसिपिडिस है, तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तथा तो दोनों सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की सहायता से थार्मोलेगुलेशन की क्रिया संपन्न होती है? तो ये हाइपोथैलेमस में भी हो जाएगा, उसके बाद TSH में भी हो जाएगा और थायराइड में भी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए, बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग उत्पन्न होता है, तो ये होता है थायरोक्सिन की कमी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है? तो ये MSH माना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का कोई निश्चित टारगेट अंग नहीं है? तो ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें, जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो एडिनल ग्रंथि से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते थे? एडिनॉल को, एडिनिलिन को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी का पेसमेकर कहा जाता है? तो ये एडिनिलिन को ही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है? तो ये थाइमस लुप्त हो जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, मनुष्य में किसी भी उम्र में लोहा की कमी से होने वाला रोग होता है, तो ये ग्वाइटर रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, दुग्धजनक हार्मोन प्रोलैक्टिक का स्राव कहाँ से होता है? तो ये पीयूष से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो ये थायोमोसिन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है, हमारी मांसपेशी में, दोस्तों बता दें कि ये एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है कि से नोट्स तो ले लेते हैं, लेकिन नोट्स में क्या होता है, आंसर दिया हुआ नहीं रहता है, और वो मतलब कहीं कहीं से पूछ के लगाते हैं, तो गलत होता है। आपको इस वीडियो में जो भी आपको आंसर दिया जाता है, ये सही और सटीक है, ठीक है। ये जो भी स्टूडेंट अगर ज्ञान बिंदु से पढ़ रहे हैं, आप उनसे मिला लीजिएगा, आपको एकदम सही और सटीक दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई फेक कुछ गलत नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आप कर लीजिएगा कवर, लेकिन बायोलॉजी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी मांसपेशी में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ा देता है? तो ये एडिनेलिन बढ़ा देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है? तो ये बीटा सेल में होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि ही करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें से देखना क्या है, उपयुक्त में से सभी कथनों को चुनाव नीचे दिए गए कुछ कुछ सहायता से कीजिए। अच्छा, हार्मोन के गुणधर्म के संबंधों में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से देखेंगे, पहला
ये स्टेरॉयड प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं। जी ये सही है। उसके बाद ये शरीर के अंगों द्वारा उत्पादित नहीं किए जा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा का देखेंगे, ये उन अंगों की क्रिया, पहले देख लेते हैं, ये एक सही है, ठीक है, एक सही और दूसरा गलत है। तीसरा का देखेंगे, उन अंगों के कार्य प्रणाली को प्रभावित नहीं करता है जो उन्हें स्रावित करता है, तो ये भी गलत है। नहीं सॉरी, ये 3 वाला सही है, ठीक है, ये करता है, प्रभावित करता है, तो ये उन अंगों के कार्य प्रणाली को प्रभावित नहीं करता है जो उन्हें स्रावित किया जाता है, ये सही है। उसके बाद ये एंजाइम की तरह कार्य करते हैं और एंजाइमों को उनके कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। जी नहीं, ये नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा 1 तथा 3 दोनों 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, पीयूष तथा अग्नाशय ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होता है, तो ये प्रोटीन से होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें, थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निर्मित होता है, तो ये टायरोसिन एमिनो अम्ल से होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करता है, तो ये स्टेरॉयड ग्रंथि जो करता है, ये एडिनल कॉर्टेक्स भी करता है, वृषण भी करता है, अंडाशय भी करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, स्टेरॉयड ग्रंथि। अगला प्रश्न देखेंगे, शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन का स्राव होने से प्रसव वेदना, ठीक है, जिसे लेबर पेन कहा जाता है, तो ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उत्पत्ति प्लेसेंटा में होता है, तो ये प्लेसेंटा में जो होता है, ये प्रोस्टेरोन का भी होता है, रिलैक्सिन का भी होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन का भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन क्या है, ये नरलिंग हार्मोन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, ये हाशिमोटो रोग को, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन यानी कि फीमेल हार्मोन कौन है, तो एस्ट्रोजन भी है, रिलैक्सिन भी है और प्रोस्टेरोन भी है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन नर लैंगिक हार्मोन है, नर लैंगिक यानी कि मेल हार्मोन है, ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अपटूट उद्धर्व है, एडम्स एप्पल, तो इसको थायराइड उपास्थि कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को आत्महत्या का स्थान या तीसरी आंख कहा जाता है, तो ये पीनियल ग्रंथि को, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, रक्तचाप कम होने पर रोगी को क्या देने से आराम मिलता है, तो ये एड्रेनालिन दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें, सब प्रथम खोजा गया हार्मोन कौन था, तो ये सिक्रेटिन था, कौन क्या था, सिक्रेटिन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कायिक कोशिका में होने वाले वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो ये एसटीएच करता है, तो ये एसटीएच करता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में इंसुलिन का विपरीत प्रभाव होता है, तो ये विपरीत प्रभाव होता है तो एल्डोस्टेरोन, ठीक है, इसमें ध्यान में देखेंगे, ये एल्डोस्टेरोन, ये दोनों में सेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पाले और ठंड से फसल की सुरक्षा करता है, तो ये जिबरेलिन करता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो कैल्सिटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है, जी नहीं, ये गलत है, ये वृद्धि नहीं, ये कमी लाता है।
उसके बाद पाराथार्मोनरूधिल कैल्शियम स्तर में कमी लाता है, जी नहीं, ये वृद्धि लाता है, यानी कि ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। कैल्सीटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में ये कमी लाता है और पाराथार्मोनरूधिल कैल्शियम स्तर में ये वृद्धि लाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। आगे देखिए, उच्च स्तरीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र बने होते हैं, तो ये मस्तिष्क से भी बने रहते हैं, मेरुरज्जु से भी बने होते हैं, तंत्रिका से भी बने रहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग नहीं होते हैं? तो ये न्यूरॉन के भाग नहीं होते हैं, तो ये हेनरी का लूप, ये किडनी का भाग होते हैं, ठीक है। ये किसका भाग होता है? किडनी का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सही है? तो कौन सही है? तो जब न्यूरॉन का एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो उसे तंत्रिका तंतु कहते हैं, तो ये सही है। उसके बाद कई तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर तंत्रिका का निर्माण करता है, ये भी सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक तथा दो दोनों सही है। आगे देखिए, तंत्रिका कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित होता है? तो ये सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, तंत्रिका कोशिका के किस हिस्से में केंद्रक उपस्थित रहता है? तो ये साइटोन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उसे न्यूरल सिंपेस कहते हैं, ठीक है, न्यूरल सिंपेस कहते हैं। अगला प्रश्न, जब तक तंत्रिका तंतु एक मांसपेशी से जुड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे न्यूरोमस्कुलर सिनेपस कहा जाता है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिनेपस कहा जाता है। आगे देखेंगे, एक तंत्रिका दो बार तंत्रिका एक ही बार होगा, ठीक है। एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु या मांसपेशी से जुड़ता है तो जोड़ों के बीच कुछ खाली जगह रहता है, इस खाली जगह को क्या कहते हैं? तो इस खाली जगह को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1906 में किसने नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये सैंटियागो रेवनवाई काजल ने जीता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी रचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं हो पाता है? तो ये सेंट्रोसोम, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत संवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो ये सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, न्यूरॉन कोशिका के एक्सोन के चारों तरफ स्थित श्वेत चर्बीदार पदार्थ को माइलिन शीथ कहते हैं, ये सही है। उसके बाद माइलिन शीथ के ऊपर की झिल्ली को न्यूरिलेमा कहते हैं, ये भी सही। उसके बाद अकशेरुक प्रणाली में न्यूरॉन कोशिका में माइलिन शीथ नहीं होता है, जी, ये भी सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, श्वसन कोशिका उपस्थित होते हैं तो ये न्यूरॉन में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, द्विध्रुवीय न्यूरॉन में क्या होता है? तो ये एक एक्सान तथा एक डेंड्रॉन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। किसे? द्विध्रुवीय न्यूरॉन में क्या होता है? तो एक एक्सॉन तथा एक डेंड्रॉन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूरॉन के एक्सॉन में स्थित माइलिनेटेड शीथ किसके द्वारा स्रावित होता है? ये श्वास कोशिका द्वारा स्रावित होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिनेप्टिक दरार उपस्थित रहते हैं तो एक्सॉन एवं डेंड्रॉन के बीच होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं तो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कोड दोनों आते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आगे देखिए तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है, तो ये एक्टोड्रम जिसको त्वचा कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बांटा रहता है, तो ये 3 भागों में बांटा रहता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन परम मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, परम मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जी नहीं, ये गलत है। उसके बाद यह मस्तिष्क का अगले शीर्ष तथा प्रसव भाग बनता है, ये भी नहीं होगा। इसके 2 भाग होते हैं जिनके परमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, जी नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, परम मस्तिष्क गोलार्ध में स्थित अनियमितिकार उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं, तो इसे गायरस कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें वृद्धि चतुराई स्मरण शक्ति का केंद्र स्थित है, तो ये सेरेब्रम में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें डैश खांसना छींकना और उल्टी करना जैसी अनैच्छिक गतिविधियां को नियंत्रित करता है, तो ये मेडुला ऑब्लिगेटा करता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति रक्तचाप और श्वसन गति को नियंत्रित करता है, तो ये मेडुला ऑब्लिगेटा करता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये शरीर के कुल वजन का 2% होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है, तो ये 1600 ml का होता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है, तो ये 1500 होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो ये सेरिब्रम तथा डाइनेफेसलॉन अगले मस्तिष्क का भाग सही है। आंखों के पेशियों पर नियंत्रण मध्य मस्तिष्क द्वारा होता है, ये भी सही है। ऐच्छिक क्रियाओं तथा शरीर को संतुलित बनाए रखना पश्च मस्तिष्क का कार्य सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे इसको सही कीजिए, इनमें से सभी होगा, तब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तंतुमय संयोजक ऊतक की बनी झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर से घेरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे मेनिंजेज कहते हैं, मेनिंजेज, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, तो ये क्रेनियम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। आगे देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्रक है, तो ये सेरिब्रम है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही, तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है, ये सही है। उसके बाद मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, दोनों तो एक ही लिखा हुआ है शायद। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, सही है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, तो दोनों सही है, ठीक है, तो दोनों सही है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे देखेंगे मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने तथा उगलने का नियामक केंद्र है, तो ये मेडुला है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख प्यास तथा परितृप्ति का नियंत्रण कर केंद्र है, तो ये हाइपोथैलेमस है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो ये डाइंसेफेलॉन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें अगर किसी कारणवश मस्तिष्क का सेरिब्रम हिस्सा नष्ट हो जाए तो क्या होगा, तो अगर नष्ट हो जाता है तो हाथ तथा पैर की ऐच्छिक गति पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है,
उसके बाद बातचीत करने में कठिनाई भी होता है और सुनने की क्षमता प्रभावित होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में किरणर तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है और 31 जोड़ी स्पाइनल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मनुष्य के शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 31 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? तो ये गैलियो एपोन्यूरिटिका है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो मेरुरज्जु है। उसके बाद कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर पलकें बंद हो जाती है, यह कैसी प्रतिक्रिया है? तो ये साधारण प्रतिक्रिया, ये सबके साथ होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर के मेरुरज्जु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला, यह प्रतिवर्ती क्रिया के मुख्य केंद्र है, ये सही है। उसके बाद यह अनैच्छिक क्रिया को संतुलित करता है, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक तथा दो दोनों सही है। आगे देखिए, सिंपैथिक तंत्रिका किस रसायन का निर्माण करता है? तो ये नॉरएड्रेनालिन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें, कुरासेरेबी तथा ऑप्टिक का एजम स्थित है, तो ये मध्य मस्तिष्क में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखें, अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क होता है अल्जाइमर रोग में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का रेत कहा जाता है? ये तो पोटेशियम को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक लाइक जरूर करें। और बीच नीचे जो भी आपको लगे इसमें हमारी कुछ भी गलती है, कुछ मिस्टेक है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।